बच्चों लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। ये लॉ भी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। लॉ ऑफ ट्रायंगल मालूम किया था अपन ने बच्चों, उससे भी हम दो वेक्टर का एडिशन मालूम कर सकते हैं और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी दो वेक्टर का एडिशन किया जाता है। आइए मालूम करते हैं इस लॉ में क्या है। ये एक पैरेललोग्राम है। यदि किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स OP एंड OQ, इनके द्वारा दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो इन दोनों वेक्टर के वेक्टर सम यानी रिजल्टेंट वेक्टर उस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि इन दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से दूर जा रहा हो। यानी ये डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यही क्या है बोलो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आइए एक बार स्टेटमेंट में हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then resultant vector is represented by that diagonal which is passing through the common point and away from this point. यहाँ पर इसका रिजल्ट जो आया है रिजल्टेंट वेक्टर वो इस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, जो कि इन दोनों के कॉमन पॉइंट से दूर जा रहा हो। ये दूसरा वाला डायगोनल नहीं, ये इनके वेक्टर सम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से नहीं पास हो रहा है। इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन है, O। तो O से पास नहीं हो रहा है। ये वाला डायगोनल जो होगा QP, ये आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिलहाल अभी वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। ये एकदम वैसा ही है जैसा लॉ ऑफ ट्रायंगल। कैसे, आइए मालूम करते हैं। जैसे बच्चों ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B, तो इस वेक्टर B को मैं यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये भी वेक्टर B होगा। ये A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला थीटा, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं बच्चों, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर ऊपर वाले को मैं छुपा लूं थोड़ा सा, तो बड़े ध्यान से देखो, वेक्टर A वेक्टर B और ये रिजल्टेंट वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ये रहा। लॉ ऑफ ट्रायंगल दिस प्लस दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब उसी लॉ ऑफ ट्रायंगल में जैसा हमने आगे एनालिटिकल मेथड किया था, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इसको आगे बढ़ाया था और याद आया ये 90 डिग्री हो गया, इधर कौन सा था, B sin थीटा हो गया था, और ये कौन सा था बोलो, B cos थीटा हो गया था। ठीक बात है क्या? तो इस तरह से वापस हम वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। R = a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। डायरेक्ट लिखा है मैंने, उसी प्रकार से करना है जैसे आपने पहले किया था। और डायरेक्शन के लिए बच्चों tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और अल्फा विल भी जानते हैं आप लोग, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ना बच्चों, इफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C एंड C इज इक्वल टू A प्लस B, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। बच्चों गिवन है हमारे पास में वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C, और ये कंडीशन दे रखी है A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा किस तरह से सोल्व करना है। देखिएगा, हमें कोई वेक्टर रिलेशन दिया जाएगा और एक स्केलर रिलेशन देगा और किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने को बोलेगा वो। ठीक है, तो बच्चों उस इक्वेशन को लिखा हमने। अब एक चीज सुनिए मेरी, जिनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है उनको
ध्यान सुनिएगा, जिनके बीच में, जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है उनको इक्वल टू के एक तरफ लाओ और उनको दूसरी तरफ भगाओ। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। ठीक पाएगा। अब बच्चों देखो, जिनको बोलो इक्वल टू, जिनके बीच में एंगल चाहिए उनको इक्वल टू के एक तरफ लाओ। हमें किनके बीच में चाहिए? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक तरफ लाए और ये वेक्टर सी, चलेगा। अब कोई कह रहा हो कि सर ये तो पहले से ही हो रखा है, तो हम आपको यूं कहते हैं कि अगर एग्जामिनर ने ऐसा पूछा होता वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल बता दीजिए, तो आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी कर देना, ठीक है ना। और फिर क्या करना है आगे बता रहा हूं, ठीक है। टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, अब क्या कर रहे हैं हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है ना। ये लीजिए इक्वल टू, ये लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अंडर रूट के अंदर आएगा बच्चों, लेकिन ये क्या है बोलो, c इसका मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट को मैं हटा देता हूं, यहाँ पे c स्क्वायर लगा देता हूं, ठीक है क्या। अब देखो c की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, क्या है a प्लस बी, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा है बच्चों वो एंगल बिटवीन एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होता है। जिन वेक्टर, दो वेक्टर का सम हो रखा उन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको सोल्व करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कैंसिल हो गया ये वाला पार्ट, और 2ab cos थीटा इक्वल टू 2ab। नेक्स्ट स्टेप विल बी cos थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन 2ab, दैट इज 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, cos इनवर्स 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। इंप्लाइज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। और अब यहाँ पे ट्रिक की बात करते हैं छोटी सी। अगर हमने स्पेशल केसेस आपको बताए थे कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, और उस समय आर की वैल्यू क्या हो जाती है, ए प्लस बी हो जाती है, याद है। तो रिवर्स में बात करें, अगर यहाँ आर वेक्टर के स्थान पे क्या लिख दिया, सी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी कब आएगा, जब इन दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर ये स्पेशल केस जो अपन ने बताया है, डिस्कस किए हो, याद है, तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं अपन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमने कहा था अगर 90 डिग्री हुआ तो आर की वैल्यू क्या आती थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं कह दूं c इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन में बता दूं, इसी का मैं बना दूं, पार्ट नंबर 2 बना देता हूं। इफ c इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो a स्क्वायर, c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाए, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बच्चों डायरेक्ट अपन मालूम कर सकते हैं, वही कहानी है, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब आता है, जब दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b होता है, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कोई कहे कि मेरे को याद नहीं रहा तो कैसे करूं, ये तो अपने ट्रिक से कर लिया, स्पेशल केस याद थे तो कर लिया, अदरवाइज कैसे करना बच्चों, इसी केस में आ जाइए। यहाँ पर c स्क्वायर आ गया था, यहाँ तक कहानी वही है सब कुछ। c स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दोगे, यहाँ पे c स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट हट जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस c स्क्वायर के स्थान पे लिख देना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सोल्व करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 2-3 इसके पॉइंट और भी डिस्कस कर दिए हैं, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a या कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का x प्लस वाई है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड x माइनस वाई है, और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हमें कहा गया है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पे जो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर
x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कोस थीटा। बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, इसको 2 टाइम्स लिख देता हूं, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं बच्चों, ठीक है क्या, तो प्लस ट्वाइस a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू कोस थीटा, और इक्वल टू में चल रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों हमें इसको इस तरफ ले जाना चाहिए, टू सोल्व करना है, बस अपन को थीटा फाइंड आउट करना है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो कोस थीटा विल बी कितना होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप विल बी, बोलो थीटा कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बच्चों ये माइनस, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एंगल है इनके बीच का, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, प्लीज नोट डाउन। लॉ ऑफ पॉलीगन बच्चों, इस पॉलीगन लॉ को यूज करते हैं फॉर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स का सम करना हो तो हम लोग पॉलीगन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी, डी इस तरह से दे रखा है एंड हमको इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो इनको पहले ए वेक्टर, फिर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, और दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर का टेल, तीसरे वेक्टर का टेल से चौथे वेक्टर का, ठीक है, हेड टू टेल अपन ने जोड़ा, ठीक है, तीसरे का हेड चौथे का टेल से जोड़ दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ मोर देन 2 वेक्टर्स are represented by continuous side of a polygon in the same order, then the last side or closing side of this polygon, last side और closing side मतलब जो साइड में ड्रॉ करूं जिससे पॉलीगन क्या हो जाए, बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, last side और closing side of this polygon in opposite order gives the resultant vector, और resultant vector का मतलब होता है vector sum of all these vectors, vector a plus vector b plus vector c plus vector d। this is the law of polygon, ठीक है बच्चों। एक प्रकार का ये लॉ ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्म है। जैसे अब देखिएगा आप यहाँ पे वेक्टर a वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मिल रहा है मुझे, कौन मिला, इन दोनों का सम मिल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर। अब देखो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, ये देखो देख ये मिल गया, इसको मैं लिखूंगा इन दोनों वेक्टर का सम, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसा लिख दूंगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इसमें लॉन्ग ट्रायंगल लगा दो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दैट, तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। तो लॉन्ग पॉलीगन का यूज हम 2 से ज्यादा वेक्टर का सम करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अगर किसी पॉलीगन के सभी साइड द्वारा सेम ऑर्डर में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, एक ही ऑर्डर में, ए वेक्टर बी वेक्टर और देखो ये सी वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर्स का वेक्टर सम हमेशा 0 वेक्टर होता है, यानी यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। क्लोज पॉलीगन को फॉर्म कर रहे हैं, और एक बात ध्यान रखिएगा, 3 वेक्टर का वेक्टर सम अगर 0 वेक्टर हो रहा है तो भगवान कसम ये 100%
कोप्लेनर होंगे। क्या होंगे ये? कोप्लेनर। ठीक है ना, नोट करें। अगर यहां पर देखो स्क्वायर फॉर्म में है, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, वेक्टर डी है, को क्लोज पॉलीगन बन रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ रहे हैं, इन सभी का वेक्टर सम क्या होगा? 0 वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन कुछ भी हो सकता है बच्चों, सेम ऑर्डर में होगा तो इन सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम क्या होगा? 0 वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, इन सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम क्या होगा? हमेशा 0 वेक्टर, इज ऑलवेज 0 वेक्टर। स्पेशल नोट में बच्चों एक इंफॉर्मेशन, इफ A vector, B vector and C vector are three concurrent forces acting on a body, then their resultant may be 0 or equilibrium condition exists if C is greater than equal to A difference B, यानी R minimum, यहाँ पे R minimum, और less than equal to R maximum। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिस्टम क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यानी उसका रिजल्टेंट 0 संभव है, हो सकता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं पर नोट कर लीजिए इसको बच्चों। कॉन्करेंट फोर्सेस हमको गिवन है और हमको ये मालूम करना है कि ये जो पेयर हमको दे रखे हैं फोर्सेस के, इस ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बच्चों 3 फोर्सेस दे रखे हैं, आइए कैसे मालूम करना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को एडजस्ट करेंगे या इसका 0 रिजल्टेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो बहुत सिंपल सी बात, पहले 2 ले लीजिए। ठीक है ना, पहले 2 फोर्सेस का रेंज निकालिए। मिनिमम वैल्यू में देखो वो शॉर्ट में बता रहा हूँ, मिनिमम बिगर माइनस स्मॉलर 20 माइनस 10 कितना हुआ? 10 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 10 प्लस 20 30 न्यूटन। ये लीजिए, अब इनकी रेंज आई 10 न्यूटन टू 30 न्यूटन। इस तीसरे फोर्स को आप कंपेयर कीजिए, ये तीसरा फोर्स क्या इस रेंज में आ रहा है? क्या तीसरा फोर्स अगर इस रेंज में आ रहा हो या इनके बराबर आ रहा हो या इनके बीच में ये लाई कर रहा हो तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं आ रहा हो तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आप बताइए 30 न्यूटन के इस रेंज में है क्या? इसके बराबर हो चाहे इसके बराबर हो या बीच में हो, जी हाँ 30 न्यूटन इसके बराबर आ रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक बात है क्या? यानी रिजल्टेंट 0 हो सकता है। दूसरा हम चेक करते हैं, देखो इन दोनों का निकालिए रेंज। 5 माइनस 3 कितना? 2 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू 3 प्लस 5 कितना हुआ बोलो? 8 न्यूटन। ये 1 न्यूटन क्या इस रेंज में आ रहा है क्या? 2 न्यूटन से 8 न्यूटन के बीच में ये है क्या? 1 न्यूटन नहीं, ये तो आउट ऑफ रेंज गया, इधर गया, इसलिए रेंज में नहीं आ रहा, तो इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। तीसरा एग्जांपल देखो, इसका रेंज निकालो, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। 200 माइनस 100 मिनिमम वैल्यू कितना आया? 100 न्यूटन। मैक्सिमम इनका सम कर दीजिए, कितना आया? 300 न्यूटन। और देखिए ये 125 न्यूटन क्या इस रेंज में है क्या? जी हाँ, रेंज में है। 100 और 300 के बीच में ही तो 125 आता है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक बात है क्या? अब देखिए एक एग्जांपल और देता हूं, नंबर 4। 40 न्यूटन एंड 50 न्यूटन, दो ही फोर्स लग रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं? 0 रिजल्टेंट हो सकता है कि नहीं? जब 2 ही फोर्स हो तब क्या करें? 3 में तो अपन ने सीख लिया, 2 को रेंज निकालो, तीसरे को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है ना? हाँ, यहाँ एक छोटी सी बात और बता दूं, कोई जरूरी नहीं कि आप प्रथम 2 को ही लो, आप कोई से 2 को ले लीजिए, तीसरे को कंपेयर करना है। ठीक बात है क्या? तो अभी सिंपलिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले 2 को लिया, पहले 2 का रेंज निकाला, तीसरे को कंपेयर कर लिया। ठीक है ना? यहाँ पे बच्चों देखो मिनिमम वैल्यू, 2 ही फोर्स है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? आर मिनिमम बोलो
बिगर माइनस स्मॉलर 50 माइनस 40 कितना हो गया बोलो 10 न्यूटन। इससे कम वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो क्या जीरो हुई क्या वैल्यू? नहीं, 10 न्यूटन है, यानी जीरो रिजल्टेंट संभव नहीं है, इक्विलिब्रियम संभव नहीं है। तो कंक्लूजन की बात सुनिए, जब दो ही फोर्स हो और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर दो फोर्स हो तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बोलो? सेम होना चाहिए। तभी देखो, अगर ऐसा 100 न्यूटन हुआ तो आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बोलो? 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब ये संभव है कि रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो है। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो सकता है, जीरो रिजल्टेंट हो सकता है। ठीक है, यानी दो फोर्स दिए गए हैं तो ये 100% श्योर है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल करवाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, तब जाके वो रिजल्टेंट जीरो आ सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। दो फोर्स के लिए उनका मैग्नीट्यूड सेम होना आवश्यक और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बोलो? अपोजिट। ठीक है।